अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। लहसुन की उन्नत किस्में और ड्रिप एवं मल्चिंग विधि से लहसुन की बुआई तकनीक पर जानकारी। आम के बागों में गमोसिस रोग की समस्या और उसका निदान। डेयरी व्यवसाय को अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे एक प्रगतिशील किसान से मुलाकात। लहसुन एक कंद वाली मसाला फसल है और मध्य प्रदेश में इसकी खेती का एरिया लगभग 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें इसकी खेती के लिए मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार और उज्जैन आदि प्रमुख जिले हैं। इसकी खेती के लिए बुआई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक होता है। तो प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इसकी खेती से अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुआई किस तरह से करें, इसके लिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम कुशलगढ़, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान खुशहाल चंद पाटीदार से, जो पिछले 3 से 4 सालों से लहसुन की ड्रिप एवं मल्चिंग तकनीक द्वारा खेती करके अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं लहसुन की खेती के बारे में। और इस बार भी हमने लहसुन लगाने का काम चालू कर दिया है। जो आप देख रहे हैं मल्चिंग हम हर साल लगाते हैं, करीब 4 साल हो गए हमें लगाते लगाते, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। और इस बार भी हमने मल्चिंग लगाना और शुरू कर दिया है और उसके ऊपर लहसुन लगाना भी चालू हो गया हमारा काम। किसान भाइयों, कृषि कार्यों में बढ़ती हुई लागत के चलते हमारे कृषि वैज्ञानिक और किसान इस लागत खर्च को कम करने के लिए नई नई मशीनें बनाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लहसुन के ड्रिप तथा मल्चिंग विधि से खेती करने के लिए एक मशीन बनाई गई है, जो कि एक ही बार में बेड बनाकर मल्चिंग और ड्रिप बिछाते हुए मल्चिंग में उचित दूरी पर छेद भी करती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस मशीन की कार्यविधि और कीमत के बारे में। मैं आपको एक जो दिखाने जा रहा हूँ चीज, ये आपने देखी है, हर बार आप देख रहे हैं, और इस बार भी हमने लहसुन लगाने का काम चालू कर दिया है। हमें पता चला कि गुजरात में ऐसा मशीन बन रहा है जो मल्चिंग और ड्रिप एक साथ बिछाता है। उसके बाद हम गुजरात में गए और वहाँ से हमने ये मशीन हमने खरीदा है। इस मशीन से हमें मल्चिंग लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। जो 3 दिन का काम हम 1 दिन में करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मल्चिंग लगाता है, उसके बाद में यहाँ पर हम ड्रिप के बंडल लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ से इसका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे मल्चिंग बिछाना, ड्रिप बिछाना, बेड बनाना, ये सब एक साथ हो जाता है। उसके बाद में हमने कुछ और तरमीम करके ये जो हमने बनाया है, ये हमने हमारे टेक्नोलॉजी से बनाया है, जो ये 6-6 इंच पर छेद करता है। इससे हमें लहसुन लगाने में ज़्यादा फायदा होता है। आमतौर पर जो जैसे हाथों से जो मल्चिंग लगाएंगे, 1 हेक्टेयर में करीब 25 से 30 मजदूर लगते हैं लगाने के लिए, और करीब 3 दिन लगेंगे। ड्रिप, मल्चिंग और छेद करना सब करने में 3 दिन लगता है। और इस मशीन से हम एक ही दिन में आसानी से, मतलब 1 हेक्टेयर का हम ड्रिप, मल्चिंग सब लगा सकते हैं। साथ ही
चुपाई के मजदूर भी लगाकर हम शाम तक मतलब एक ही दिन में पूरा कार्य फ्री कर सकते हैं। इससे छेद होने के बाद में सिर्फ अपन को मजदूर बिठाने से मजदूर एक एक हर छेद में लहसुन लगाएगा। इससे ये फायदा हो जाएगा कि इसमें जर्मिनेशन अपना करीब 95% हो जाता है। चुपाई करने के बाद में तुरंत उसको पानी देना चाहिए। हमने इस बेड के मल्चिंग के नीचे ड्रिप लगा रखी है, तो हम चुपाई के बाद ही पानी उसमें छोड़ देते हैं। पानी छोड़ने के बाद में करीब एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद में लहसुन हमारा उगना चालू हो जाता है। किसान भाइयों, अभी आपने इस मशीन की कार्यविधि और कीमत के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं इस मशीन द्वारा ड्रिप और मल्चिंग विधि से लहसुन की खेती करने पर होने वाले लाभ के बारे में। मल्चिंग लगाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं। सर्वप्रथम अपने चुपाई जो करते हैं उसमें पर एकड़ करीब 40 से 50 मजदूर लगते हैं। जो मल्चिंग में करीब आपके 20 से 25 मजदूर में आपकी 1 एकड़ की चुपाई हो जाती है। उसके बाद में खरपतवार जो निकालना आता है, निंदाई गुड़ाई, उसमें 1 एकड़ में आपके करीब जहाँ 40 मजदूर लगते हैं वहाँ इसमें 4 मजदूर 6 मजदूर लगते हैं। उसके बाद में उखड़ाई कटाई में जो मजदूर लगते हैं, उखड़ाई कटाई में भी 1 एकड़ में जहाँ आपके 40 से 60 मजदूर होते हैं वहाँ इसमें 30 से 35 40 मजदूर में आपकी 1 एकड़ की उड़ाई कटाई हो जाती है। इस हिसाब से जो मजदूर की जो कॉस्टिंग आ रही है ओपनली खेत में, उससे इसमें मल्चिंग में आपके आधा ही कॉस्टिंग में आपका ऊपर 1 एकड़ का उपज हो जाएगा। उसके साथ साथ में जैसे आप खाद का ही देखेंगे, ओपनली में जहाँ आप करीब 2,000-3,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो खाद डाल रहे हैं, वो इसमें आप 1,500 से 2,000 रुपये एकड़ में खाद का भी खर्चा इसमें हो जाएगा और लहसुन की आपकी पैदावार भी हो जाएगी। तो 1,000 रुपये आप उसमें खाद के भी पर एकड़ के हिसाब से बचा रहे हैं। उसके साथ साथ में जहाँ पानी की बात करेंगे तो पानी में जहाँ ओपनली लहसुन लगाने में पकाते हैं अपन, तो उसमें करीब 12 से 15 पानी लगता है, जहाँ मल्चिंग में आप 8 से 10 पानी में आप लहसुन की खेती तैयार कर सकते हैं। तो इस हिसाब से 2 से 4 पानी आप यहाँ पर भी बचा सकते हैं। मल्चिंग में जो क्वालिटी बनती है उससे अपन को ग्रेडिंग की जरूरत नहीं लगती है, तो वहाँ पर भी आपके मजदूर की बचत होती है। जो ओपनली में जो कटाई जो छटाई जो करनी पड़ती है, ग्रेडिंग जो करनी पड़ती है, उसमें जो अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ते हैं वो मल्चिंग के लहसुन में नहीं लगाने पड़ते हैं। तो उससे ये भी फायदा है, अपने मजदूरी वहाँ पे भी बचती है। और मल्चिंग के बहुत सारे छोटे छोटे फायदे हैं। जैसे मल्चिंग से आपने लहसुन लगाया है, मल्चिंग के लहसुन में जो क्वालिटी बनती है, ओपनली में क्वालिटी बहुत कमजोर बनती है, जो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है, और मल्चिंग में उसका जो लहसुन का जो क्वालिटी बनता है उसके मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यूएशन होती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आम के बाग अपने राज्य में आमतौर पर सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इन बागों में कई तरह के रोगों का प्रकोप भी होता है, जिनमें से एक प्रमुख रोग है गमोसिस रोग। इस रोग को किसान गोंदिया के नाम से भी जानते हैं। इस रोग से तने, शाखाएं और कभी-कभी तो फल भी ग्रसित हो जाते हैं। इस रोग से ग्रसित स्थान पर गोंद जैसा पदार्थ निकलता रहता है, जिससे पौधे कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इसीलिए इस रोग का नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो किसान भाइयों, गमोसिस रोग के नियंत्रण के लिए आप कौन-कौन से उपायों को अपनाएं? आइए इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर फूलचंद्र से। किसान भाइयों, आम में जो गमोसिस की समस्या होती है ये काफ़ी गंभीर समस्या होती है, और यदि समय रहते हम इस समस्या का निदान नहीं कर लेते हैं तो
धीरे धीरे आपकी पौधे की जो बढ़वार होती है वह रुक जाती है, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और अंततः जो है एक एक डालियाँ सूखते सूखते जो है पूरे का पूरा पौधा सूख जाता है। फसल सुरक्षा में हानिकारक कीटों की अपेक्षा पौधों में रोगों की समस्या अधिक जटिल है, क्योंकि कीटों के विपरीत रोगों का प्रकोप व प्रसार पौधे के अंदर होता है, जो कि विभिन्न साधनों के द्वारा फैलते हैं। ऐसा ही रोग है गमोसिस। तो ये रोग कैसे फैलता है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो गमोसिस बीमारी होती है यह फफूंद के द्वारा होती है और यह फफूंद जो होते हैं वह जमीन के अंदर होते हैं और पौधे के जड़ के माध्यम से हमारे जो आम के पौधों की जो शाखाएं हैं वहाँ पहुँचती है। सबसे पहले जमीन के सतह से 1-2 फीट के ऊपर से जो है इसके सिम्टम जो है, जो मुख्य तना होता है, ट्रंक जिसको कहते हैं, उस पर ये समस्या देखने को मिलती है। फिर धीरे धीरे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तीसरे ब्रांच, इस तरह से समूचे पौधे की जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेज होते हैं, उसमें इस तरह समस्या देखने को मिलती है। गमोसिस रोग होने के बाद भी कई किसान भाई इस रोग को नहीं पहचान पाते हैं और इसका कारण है किसानों के बीच इस रोग की पहचान के लक्षणों की जानकारी का अभाव। तो क्या है इस रोग के लक्षण, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। आप लोगों को भी अपने आम के बगीचे में देखने को जरूर मिला होगा कि पौधों में जो है लसलसा टाइप का जो है भूरे रंग का पदार्थ दिखाई देता है। अगर उसे आप हाथ से छुए तो वह गम जैसा मतलब दिखाई देता है। तो गम से ही गमोसिस होता है। जैसे गम जो होता है, गोंद जो होता है, उसे हाथ में लगा दें या उससे कोई चीज चिपकाना हो तो चिपक जाता है, इतना उसमें चिपचिपापन होता है। उसी तरह से गमोसिस बीमारी होती है। तो गम से गमोसिस बीमारी का नाम पड़ा है। आप हाथ से जो शाखाएं होते हैं या मुख्य ट्रंक जो होते हैं उस पे जो है भूरे रंग का जो है पदार्थ जो है गम जैसा दिखाई देता है। यह इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कितना घातक है ये रोग, इसलिए इस रोग की शुरुआत से ही रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो कौन कौन से इसकी रोकथाम के उपाय हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। अब इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए किसान भाइयों, जैसे ही आप छोटी से मात्रा में आपके पौधे के मुख्य जो तना होता है उस पर ये इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जो है कोई तेज चाकू ले लें और तेज चाकू से जितना आपका तने का पोर्शन जहाँ पर गम दिखाई दे रहा है वह और थोड़ा सा हरा पोर्शन, थोड़ा सा अगल बगल पोर्शन लेते हुए जो है उसे तेज चाकू की धार से जो है उसे आप तना को छील दें। फफूंदनाशक दवाई जो होती है उसका गाढ़ा लेप बना लें या बोर्डेक्स पेस्ट बना लें। बोर्डेक्स पेस्ट में आपका कॉपर, जिंक सल्फेट और जो है चूने की जरूरत पड़ती है, उसको बना सकते हैं। या आप जो है COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बाजार से ले आवें, उसका गाढ़ा लेप बना कर गाढ़ा मतलब बना लें और उसे लेप कर दें। लेप करने के बाद छोड़ दें। फिर जो है 10 दिन के बाद जो है फिर उसे जो है पानी से धो करके उसे हटा दें और फिर जो है आप देखेंगे कि वहाँ का पोर्शन कुछ कलर बदला है कि नहीं बदला है। इसके बाद फिर धो करके फिर जो है आप बोर्डेक्स पेस्ट का जो है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट जो है का आपका जो है इसका लेप कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा है या बेवेस्टिन नामक जो दवा आती है उस दवा का या बेलेट नाम की दवा जो आती है उसका जो है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पूरे पौधे की धुलाई कर दें। धुलाई करने से क्या होगा कि अगर फफूंद कहीं भी है हमारे पौधे के सिस्टम में आकर के और हमारे पौधे में पड़े हुए हैं तो उससे जो खत्म हो जाएंगे। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो लेप आप बनाते हैं उसको आप जो है जमीन की सतह से लगभग 1 मीटर ऊपर के जो मुख्य हमारा तना है, आम का ट्रंक है, उसको भी आप पूरे के समूचे तने की आप लेप कर दें। उससे जो है मतलब उसके ऊपर फिर जो है हमारे जो फफूंद, खतरनाक फफूंद है वह ऊपर फिर नहीं पहुंच पाएंगे और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो मतलब खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के गांव की आर्थिक संरचना को मजबूत करने में दुग्ध उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्रदेश के जो किसान डेयरी व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, उनके लिए ये व्यवसाय लाभदायक साबित हो रहा है। आज इसी कड़ी में हम आपको ले चल रहे हैं हरियाणा राज्य के जिला करनाल के गाँव झींवरहेड़ी, जहाँ किसान संजय महिला पिछले 3 सालों से डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनकी सफलता के राज। मैं पहले लगभग 3-3.5 साल पहले मथाना गांव में घूमने के लिए गया था, तो वहाँ पे रवि केडी फ्रेश का फॉर्म है गायों का, तो उसकी विजिट की। आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके, जैसे मिल्क टेक्नोलॉजी, फीड टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ को देखते हुए लगा कि इतना बर्डन का काम नहीं है जितना इसके बारे में सुना था। तो वहाँ से इसका शौक हुआ और लगभग 2.5-3 साल पहले फिर मैंने इसको शुरू किया। ये मेरी डेयरी लगभग 1 एकड़ के अंदर है और जो मेरे फार्म का साइज है इसकी 52 फुट चौड़ाई है और 100 फुट लंबाई है। मेरे फार्म के अंदर कुल हर्ड की गैदरिंग 70 एनिमल इसके अंदर आ सकते हैं। और स्टार्टिंग में मेरे पास लगभग 8-10 एनिमल थे और आज मेरे पास लगभग 60 एनिमल की गैदरिंग है। उन्होंने बताया कि सफल डेयरी व्यवसाय के लिए जरूरी है कि इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, जैसे सुचारू एवं सुगम डेयरी आवास, पशुओं की नस्ल, पशुओं का स्वास्थ्य प्रबंधन, दूध निकालते समय स्वच्छता, पशुओं के चारे व पानी की उचित व्यवस्था एवं दूध के वितरण के लिए संसाधन और प्रभावी बाजार की व्यवस्था आदि का विशेष ध्यान रखकर डेयरी व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। बरसात के मौसम में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बरसात के मौसम में एनिमल शेड के अंदर आ जाते हैं और हमने कच्चे में रेत डाला हुआ है। जैसे ही बरसात बंद हो जाती है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता और बरसात बंद होने के साथ एनिमल बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं। डेयरी व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि पशुओं का आहार प्रबंधन उचित प्रकार से किया जाए। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने डेयरी में आहार की व्यवस्था किस प्रकार से की। चारा वैसे हर मौसम के हिसाब, मौसम को देखते हुए उसकी बुआई की जाती है और हम कोशिश करते हैं कि 12 महीने इनको लगभग साइलेज मिले और अकॉर्डिंग टू वेदर चारे का प्रबंध करते हैं। सर्दी के मौसम में राई ग्रास, बरसीम देते हैं इनको और गर्मी के मौसम में मक्का उपलब्ध करवाते हैं इनके लिए हरे में। इनकी हम जो क्रॉसिंग कराते हैं वो आर्टिफिशियल ही करवाते हैं। अच्छे सीमन से हम अच्छे बच्चे लेते हैं और उनको अच्छे दूध पिला के और फीड खिला के अच्छा तैयार करते हैं, ताकि उनसे आने वाले टाइम में हम इन गायों से भी ज़्यादा अच्छा दूध उनसे ले सकें। 8-10 एनिमल से मैंने इसको स्टार्ट किया और आज मेरे पास लगभग 60 एनिमल की गैदरिंग है, जिसमें से लगभग 30 एनिमल मिल्क में है, जिसका कुल दूध इस समय फार्म पे 500 लीटर है और 10-12 एनिमल आगे प्रेग्नेंट है और 8 से 10 मेरे पास काफ हैं। एक पशु से लगभग एक ब्यात के अंदर हम 8000 के लगभग दूध लेने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं इनकी आय व्यय के बारे में। तो इनके पास इस समय कुल बछड़े बछड़ियों को मिलाकर 60 पशु हैं, जिनमें से 30 गायों से दूध का उत्पादन मिल रहा है, जिनसे प्रतिदिन औसतन 450 लीटर दूध का उत्पादन प्राप्त होता है, जिसको 40 रुपए प्रति लीटर के मूल्य से बेचकर इन्हें प्रतिदिन 18,000 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। और इस दूध उत्पादन को प्राप्त करने के लिए कुल प्रबंधन खर्च 12,000 रुपए प्रतिदिन आता है। इस प्रकार कुल आय में से प्रबंधन खर्च को घटाने पर कुल 6,000 रुपए की शुद्ध आय प्रतिदिन इन्हें मिलती है। इस तरह इन्हें प्रति वर्ष 21,90,000 की शुद्ध आय प्राप्त होती है। मैंने जब ये 2.5-3 साल पहले अपना काम स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने दूध अपना कंपनी में दिया। मार्केट के रेट को देखते हुए बीच में 2.5 साल पहले थोड़ा रेट कम आ गया, उसको अकॉर्डिंग हमने फिर डिसाइड किया कि हम अपने दूध को शहर में लेके जाएंगे और जहां से हमें अच्छा दाम मिला और अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसको लेकर हम और किसानों को भी बताते हैं कि अपने दूध को आप या तो प्रोडक्ट में लेके जाओ या उसको शहर तक लेके जाओ, जहां हम इसका उचित प्राइस ले सकें। इन्होंने ये डेयरी व्यवसाय सन 2013 में 30 लाख रुपए से शुरू किया था।
तब इनके 10 गायें थी और आज के समय में इनके पास कुल 60 पशु हैं। पशुधन, पशुशाला एवं अन्य सामग्रियों को मिलाकर वर्तमान में इनके पास कुल परिसंपत्ति लगभग 70 लाख रुपए है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने इस व्यवसाय द्वारा सफलता हासिल की है और ये आज के समय में अपने आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पौड़ी, जिला कटनी के कृषक अनार सिंह ने। यह लौकी की फसल में लगने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो अनार सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं आपको लौकी की फसल में सामयिक देखभाल के विषय में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, इस समय खरीफ का मौसम है और इस समय वर्षा ऋतु के कारण हमें लौकी की फसल की काफ़ी देखभाल करनी पड़ती है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि लौकी एक ऐसा फल होता है जिसकी बेल चलती है, ऐसा पौधा होता है, इसलिए इसको बारिश के मौसम में आप मचान बनाकर या ऊपर तार पर चढ़ाकर ही इसकी फसल लें। अन्यथा अगर ज़मीन में फैलाकर इसके पौधों की वृद्धि होगी तो इससे जो फल निकलेंगे वो ज़मीन पर टकराएंगे और उसमें सड़न की या फफूंद जनित बीमारी लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो सबसे पहले आप खेत में मचान बनाकर इसकी फसल को चढ़ाएं। किसान भाइयों, लौकी की फसल को कुछ कीटों द्वारा अत्यधिक हानि पहुंचाई जाती है, जिसके कारण लौकी का उत्पादन तो कम होता है, साथ ही साथ फलों की गुणवत्ता खराब होने से बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिल पाता है और किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप कीटों का शुरुआती अवस्था पर ही नियंत्रण करें। दूसरी बात आप देखेंगे कि जब हमारी जो किसान भाइयों ने अभी लौकी लगाई होगी उसमें आप देखेंगे एक लाल रंग का कीड़ा, जो कि कद्दू का लाल कीड़ा कहलाता है, उसका प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाई देता है ना। ये एक भ्रंग होता है, लाल रंग का भ्रंग होता है और ये पौधों की पत्तियों को, फूलों को नुकसान पहुंचाता है। विशेषकर प्रारंभिक अवस्था में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए इसमें ध्यान रखें कि आप रासायनिक कीटनाशक का अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें आप डाइक्लोरोवाश जो कीटनाशक आता है, इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसका प्रकोप बहुत ज्यादा नहीं है और प्रारंभिक अवस्था में, तो आप नीम तेल का, जो कि 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव करते हैं, तो इस कीट से नियंत्रण हमारी फसल को मिलता है। किसान भाइयों, जैसे जैसे लौकी की बढ़वार और अधिक होती है तो इसमें आप देखेंगे कि एक फल मक्खी होती है, इसका नुकसान बहुत ज्यादा लौकी की फसल में होता है। ये जो फल मक्खी होती है, इसके वयस्क कीट जो होते हैं, ये फल में डंक सा मार देते हैं और उसमें से लाल रंग का पानी जैसा, गोंद जैसा पदार्थ बाहर निकलता है और अंदर ही अंदर इसके अंडे जो रहते हैं वो पनप कर मैगेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आगे चल के अंदर से ये फलों को सड़ा देते हैं। इस प्रकार के जो फल होते हैं वो आपको बाहर से दिखेंगे थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं, आकार में टेढ़े हो जाते हैं और अंदर ही अंदर सड़कर ये फल गिर जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप जैविक कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके जैविक कीटनाशक के रूप में इसके प्रपंच जो होते हैं, फल मक्खी प्रपंच बाजार में मिलते हैं। कई सारी कंपनियां होती हैं, कई सारे संस्थानों द्वारा विकसित किए गए फल मक्खी प्रपंच आप 1 एकड़ में 4 से 5 प्रपंच लगा सकते हैं। तो इसमें जो वयस्क कीट होते हैं इसमें कैद हो जाते हैं, जिससे मक्खी की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और इसका प्रकोप कम होता है। इसके बाद आप रासायनिक कीटनाशक के रूप में आप किसी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विशेषकर थायोमेथॉक्सोन का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें 5 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पंप में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने लौकी की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा लौकी की फसल में लगने वाले रोगों का नियंत्रण किस तरह से करना है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है।
दूसरा आप देखेंगे कि इस समय जो मौसम है इसमें बादल बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे इसमें जो नवीन फल आ रहे हैं लौकी की फसल में, उसमें आप देखेंगे काले रंग के धब्बे पड़ रहे हैं और धब्बे पड़ने के बाद धीरे धीरे वो धब्बे आगे बढ़ जाते हैं और लौकी का फल जो होता है वो सड़कर गिर जाता है। ये एक फफूंदजनित बीमारी होती है, इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है और इसके नियंत्रण के लिए आप मेटालिक्सिल नामक जो रासायनिक फफूंदनाशक होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा रहेगी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों एक फफूंदजनित बीमारी भी आप देखेंगे जो कि पाउडरी मिल्ड्यू या इसमें भभूतिया रोग होता है। जो पत्तियों पर सफेद रंग के समय देखेंगे बहुत सारे सफेद रंग के धब्बे आपको दिखाई देंगे और आगे चल के ये पत्तियां सूख जाती हैं। तो इसका नियंत्रण किसान भाइयों करने के लिए आप इसमें सल्फर जो आती है घुलनशील उसकी 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार के रोगों का प्रसार कम होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चूजों हेतु अंडों प्राप्त करने के लिए बैकयार्ड मुर्गियों की देखरेख एवं प्रबंधन पर जानकारी। मिर्च की फसल में फूलों के झड़ने एवं रोगों से नुकसान तथा उनका प्रबंधन। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।